तो सबसे पहले संबंध किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी हों तो उस नियम को हम संबंध कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि ए का कोई संबंध बी है तो इसे हम ए रिलेटिव बी लिखते हैं। एक परिभाषा ये भी है, देखिए, ए यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हों तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अर्थात आर जो होता है वो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संबंधों के प्रकार। तो संबंध जो है मेनली 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संबंध है रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। चलिए अब हम इनको विस्तार से एक एक समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिक्त संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। अर्थात ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिलेशन होगा वो फाई कहलाएगा, यानी कि रिलेशन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए दूसरा सार्वत्रिक संबंध। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अगर ए का प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से संबंधित है तो उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब इसी में है एक तत्समक संबंध। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित हो, यानी कि उसका अवयव जो केवल अपने आप से संबंधित है तो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल भी आप दिया हुआ है। और देखिए तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में अंतर क्या है। इसमें क्या है, इसमें केवल क्या लिखा, प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित होगा। और इसमें लिखा है ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से संबंधित हो, यानी कम से कम स्वयं से तो होना ही चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, यानी तत्समक में एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, स्वतुल्य में एक्स्ट्रा हो सकता है। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या है स्वतुल्य संबंध की? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव कम से कम स्वयं से संबंधित हो। यह एग्जाम्पल आप दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए सम्मित संबंध किसे कहते हैं। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यानी कि सम्मित संबंध कब कहलाएगा, जब ए का रिलेशन अगर बी से है तो वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। ऐसा है तो हम इसे सम्मित संबंध कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, या ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा ए भी उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। अब देखिए किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यानी कि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो। यदि ए का रिलेशन सी से है तब हम उस संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। तो एक बार फिर देंगे कि ए का कोई रिलेशन बी से बिल्कुल वही रिलेशन बी का सी से हो, और अगर किसी प्रकार से ए का रिलेशन भी वही सी से है तो हम इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। इसको इस तरह हम दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है तुल्यता संबंध। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो। यानी कि हम उसे तुल्यता संबंध तब कहेंगे जब वो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर हैं तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या क्या? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। नेक्स्ट है दो संबंधों का संयोजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो संबंधों का संयोजन क्या। देखिए ए से बी में कोई रिलेशन आर है और बी से सी में कोई रिलेशन क्या है, एस है, तब ए से सी में जो रिलेशन बनेगा उसे दो संबंधों का संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है, यदि समुच्चय ए का कोई समुच्चय बी से संबंध आर, समुच्चय बी का कोई समुच्चय सी से संबंध एस हो, तो समुच्चय ए का समुच्चय सी से संबंध एस ओ आर को संबंध आर व एस का संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए का कोई रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे, सी से, तो हम क्या कहेंगे, ए एस ऑपरेशन आर, इसे एस संयोजन आर बोल दो या एस ऑपरेशन आर बोल दो बी। ठीक है। या इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए ए बी आर के अंदर है, बी सी एस के अंदर है, तो ए सी किसके अंदर होंगे, उन संयोजन के अंदर होंगे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी भी है, इसको भी आप याद कर लें। एस ऑपरेशन आर यानी एस संयोजन आर का इनवर्स जो होता है उनके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए और एस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो उनका इंटरसेक्शन भी जो होगा वो ए क्रॉस ए के अंदर होगा। ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए फलन अथवा प्रतिचित्रण क्या होता है। समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर फलन एफ कहलाता है। यानी संबंध को ही हम फलन कहते हैं यदि संबंध के प्रथम अवयव एक जैसे न हो, अर्थात प्रथम अवयव अलग अलग होने चाहिए। अगर पहले अवयव अलग अलग हैं तो उस संबंध को ही हम फलन कहते हैं। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में यूनिक इमेज बने, ठीक है, तो उसे हम फलन कहते हैं। यूनिक इमेज का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे संबंध कहते हैं। और देखिए ग्राफिकल डेफिनेशन भी है, अगर हम वाइज के समांतर कोई लाइन खींचें और वो एक्स वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काट रही है, तब हम उसे जो है संबंध कहते हैं। देखिए पहले में भी एक पे काट रही है, इसमें देखिए दो पे काट रही है, इसलिए संबंध नहीं है। और जो तीसरा वाला है उसमें जो है एक पे काट रही है, इसलिए ये भी संबंध है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फलन के प्रकार। अब देखिए मेनली क्या है, ये चार प्रकार के फलन है और इन चार से मिलकर चार और बन जाते हैं। चार कौन कौन से हैं? एकेकी अथवा एकक फलन, बहुएक फलन, अच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, इन चार से मिलकर कौन कौन से बनेंगे? एक ये बनेगा एकेकी अथवा अच्छादक फलन, दूसरा बनेगा एकेकी अथवा अंतःक्षेपी फलन, और तीसरा बनेगा बहुएक और अंतःक्षेपी फलन, और चौथा बनेगा बहुएक और अच्छादक फलन। जैसे मैंने ये एरो के जो निशान बनाए हैं, इन चार से मिलके ये चार और बन जाएंगे। जब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है एकेक अथवा एकेकी फलन। तो एकेक अथवा एकेकी फलन क्या होते हैं? फलन x से y को एकेकी फलन कहते हैं यदि डोमेन का मतलब x से है, x के प्रत्येक अवयव की सह डोमेन इसको कोडोमेन भी बोलते हैं, कोडोमेन में अलग अलग इमेज बनी, यानी कि उसकी सेपरेट इमेज बने। x के प्रत्येक एलिमेंट की y में अगर सेपरेट इमेज बनती है, अलग अलग इमेज बनती है, तो हम उसे जो है एकेक फलन अथवा एकेकी फलन कहते हैं। इसमें क्या मैथमेटिकल कंडीशन, इमेज बराबर लेके चलते हैं और एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, जब x के दो या दो से अधिक अवयव की y में केवल एक इमेज बनती है तो उसे हम बहुएक फलन कहते हैं। जब x के दो या दो से अधिक एलिमेंट की अवयव y में केवल एक इमेज बने तो उसे हम बहुएक फलन कहते हैं। अब इसमें देखिए इमेज तो बराबर होती है लेकिन वो एलिमेंट बराबर नहीं होते। ये डेफिनेशन भी लिखी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सेट डोमेन का मतलब कोडोमेन और x का मतलब हो गया डोमेन। नेक्स्ट है अच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। तो देखिए y में कम से y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो, उसे हम अच्छादक फलन कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, ठीक है, y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो, उसे हम अच्छादक फलन कहते हैं। इसमें जो x के एलिमेंट की इमेज y के इक्वल होती है। नेक्स्ट है अंतःक्षेपी। देखिए अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, उसे हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, z जो किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये अंतःक्षेपी यानी इनटू मैपिंग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, x के एलिमेंट की जो इमेज है वो y के प्रॉपर सेट होती है। नेक्स्ट है फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो क्या होता है, देखिए इसमें कोई x से y में एक फंक्शन f है और y से z में एक दूसरा फंक्शन g है, तब x से z में जो फंक्शन होगा उसे हम दो संबंधों का यानी दो फलनों का संयोजन कहते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कहते हैं। और इसको लिखते हैं g ऑपरेशन f x टू z या गोफ बोल सकते हो आप। और यहाँ पर देखिए दो प्रॉपर्टी भी हैं कि गोफ जी ओ एफ को हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और गोफ नॉट इक्वल टू हो। एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है, इसलिए दोनों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कोई फंक्शन है एफ एक्स से वाई में, उसको हम एफ एक्स इक्वल टू वाई ले सकते हैं। दूसरा फंक्शन है जी वाई से जेड में, उसको जी वाई इक्वल टू जेड ले सकते हैं। तब गोफ जो कहलाएगा वो एक्स से जेड में दो संबंधों का संयोजन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, ये यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई है, अगर हम इस वाई में क्या करें, ये वाली वाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये कंडीशन नीचे वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसा कि हमने ये प्रॉपर्टी में बताया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है व्युत्क्रमणीय फलन। अब व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, देखिए व्युत्क्रमणीय फलन, यदि कोई फलन एफ एक्स का वाई में एकाकी अच्छादक है, यानी कोई भी फलन अगर 1 1 ऑन 2 है यानी एकाकी अच्छादक है, तो उस फलन को हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। यानी कि उसे इनवर्स फंक्शन कब कहेंगे, अगर वो फंक्शन क्या हो 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 का मतलब ये है कि
एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में जो है, यानी बाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में अलग अलग इमेज होनी चाहिए, और बाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो, तो उसे हम 1 1 ऑन 2 कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें देखिए एरो को डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी बिल्कुल वही कंडीशन बनेगी, यानी कि 1 1 ऑन 2 रहेगा। अगर हम इनकी एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे एक पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, देखिए दोनों में एरो हमने डायरेक्शन चेंज करें, तो इससे क्या करना, तब भी 1 1 ऑन 2 था और उसके चेंज करने के बाद भी 1 1 ऑन 2 था। अगर ऐसा है तो देखिए हम एक्स यहाँ पे जो है डोमेन एक्स और बाई क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगी इसकी, यानी सह प्रांत कहलाएगा, और एफ क्या आएगा यहाँ पे फंक्शन कहलाएगा। तो अगर हम इसकी इमेज पलट दें तो एफ इनवर्स जो कहलाएगा वो एफ का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। कब, जब एफ 1 1 और ऑन 2 हो। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि 1 की इमेज जेड में बन रही है, 2 की वाई में बन रही है, 3 की एक्स में बन रही है। और इसी कंडीशन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो इसका जो इन्वर्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स। कब होगा, जब ये एफ एक्स इक्वल टू वाई 1 1 हो और ऑन 2 हो। ये कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, सूत्र महत्वपूर्ण, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है द्विधारी संक्रिया। यदि दो संख्याएं एक्स और वाई के मध्य प्लस माइनस गुणा भाग में से कोई सी भी संख्या लगाने पर प्राप्त परिणाम के गुण में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात संबरक नियम का पालन करे, तो इन्हें द्विधारी संक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने दो संख्या के बीच में नियम लगाया, अगर जो गुण पहले है यानी कि पहले प्राकृतिक है तो इनमें से कोई सा सैंपल लगाने के बाद भी प्राकृतिक ही रहना चाहिए, तो हम इसे कहते हैं द्विधारी संक्रिया। अगर उसके गुण में चेंज होता है तो हम उसे द्विधारी संक्रिया नहीं कहेंगे। जैसे देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा, तो 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, और जैसे ही हमने इसमें चिन्ह लगाया वो भी नेचुरल है। तो इसका मतलब ये जो हो गया, कैसा हो गया, द्विधारी संक्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये देखिए 3 भी नेचुरल है, ये भी 3 नेचुरल, मल्टीप्लाई करा 9 आया, ये भी नेचुरल है, इसका मतलब इसमें भी द्विधारी संक्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस करने पे क्या आया, ये माइनस का 1 जो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब इसमें द्विधारी संक्रिया नहीं है। ऐसी डिवाइड में भी देखिए यहाँ पे पहले नेचुरल था 2, 3 भी नेचुरल था, लेकिन जो डिवाइड 2/3 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी द्विधारी संक्रिया नहीं है, यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है संक्रिया सारणी यानी बाइनरी टेबल। तो बाइनरी टेबल कैसे बनती है, तो बाइनरी टेबल बनाने के लिए हम करते क्या है कि जो एलिमेंट समुच्चय दे रखा है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं और एक इस साइड में लिख लेते हैं, और यहाँ पर कंडीशन हमें दी होती है, जैसे मान लीजिए एचसीएफ लिखा है, तो क्या करना हमें, इस वाले 2 का और इस 2 का एचसीएफ क्या है, 2 आ गया, इस 2 का और इस 4 का एचसीएफ कितना है, 2 आ गया, तो 2 और 6 का एचसीएफ कितना है, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 और 2 का एचसीएफ कितना है, 2, 4 और 4 का एचसीएफ 4, 4 और 6 का एचसीएफ 2, 6 और 2 का एचसीएफ 2, 6 और 4 का एचसीएफ 2, 6 और 6 का एचसीएफ 6। ये जो कहलाती है संक्रिया सारणी कहलाती है। अब नेक्स्ट है द्विधारी संक्रियाओं की संख्या। तो बता दें यदि कोई परिमित समुच्चय है, एक कोई क्या परिमित समुच्चय है, तो उसमें अवयवों की संख्या n है, तब a में द्विधारी संख्याओं की संख्या जो होती है n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी किसी भी सेट में नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए इसमें जो है देखिए 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 3 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होता 9, यानी 3 की पावर 9 जो हो जाएंगे, इसमें बाइनरी ऑपरेशन की संख्या हो जाएगी। अब देखिए यह संबरक नियम। संबरक नियम क्या होता है, यानी कि 2 नंबर के बीच में हमने कोई ऑपरेशन लगाया और ऑपरेशन लगाने के बाद भी उसके गुण में चेंजिंग ना हो, तो उसे हम संबरक नियम कहते हैं। जैसे 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, इसमें नियम लगाने के बाद जो 6 है वो भी नेचुरल है, इसका मतलब ये संबरक नियम है। क्रम-विनिमय नियम यानी ऑर्डर बदल दें तो उसके ऑर्डर बदलने पर उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो उसे हम क्रम-विनिमय नियम कहते हैं। सहचार्य नियम यानी कि जैसे 2 3 4 है, ब्रैकेट का को इधर से हटा के इधर लगा दें और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम सहचार्य नियम कहते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, देखिए तत्समक अवयव वो होता है जब हम किसी में ऑपरेशन लगाएं और वो गायब हो जाए, अगर वो गायब हो रहा है तो उसे हम तत्समक कहते हैं। जैसे 2 की 1 से गुणा करी, 1 की 2 से करी तो 1 गायब हो गया, तो यहाँ पे जो 1 है वो तत्समक अवयव है। किसी अवयव का प्रतिलोम, तो कोई भी किसी अवयव का प्रतिलोम होगा अगर उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं, यानी ऑपरेटर लगाएं और वो आइडेंटिटी आ जाए, यानी तत्समक अवयव आ जाए, तो दूसरा जो होगा वो पहले का व्युत्क्रम होगा, यानी देखिए बी जो है वो ए का प्रतिलोम है। और जो पहला वाला होता ए, अगर आइडेंटिटी आ रहा है
तो ए को व्युत्क्रमणीय अवयव। तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं ये भी बताएंगे। तो सेट्स की क्या होता है देखिए समझिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड थिंग्स सेट टू बी सेट, यानी विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, ढेर होता है, तो उसे हम सेट या समुच्चय कहते हैं। यानी एक जगह हम बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करें या समूह बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है परिभाषित, तो विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो परिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, या कहें क्लास फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीज़न वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी पर्सन होंगे वहाँ पे सबका आंसर एक ही होगा। यानी जब पर्सन टू पर्सन आंसर बिल्कुल सेम रहे तब हम उसे कहते हैं परिभाषित। जैसे हम कहें क्लास फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई है, तो वो बिल्कुल फिक्स होंगे और बिल्कुल सभी का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो ये जो कहलाता है परिभाषित फलन कहलाता है, यानी डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, दूसरा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या, जैसे हम आपसे कहें कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले 5 बेस्ट टीचर के नाम बताइए, तो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो बेस्ट 5 टीचर हैं, तो हो सकता है एक सब्सक्राइबर का आंसर अलग हो, दूसरे सब्सक्राइबर का आंसर अलग हो, तीसरे सब्सक्राइबर का आंसर अलग हो और चौथे सब्सक्राइबर का आंसर अलग हो, यानी सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबका आंसर एक ही होगा। यानी टॉप 5 में कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो सबका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो होगा अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड फंक्शन होगा। तो इसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट लेते हैं वो कैसे होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड थिंग सेट टू बी सेट, या यूँ कहें कि विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, विभिन्न सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, समूह को, ग्रुप को या ढेर को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और देखिए समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला जो तरीका है वो है टेबुलर फॉर्म। कौन सा, टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। और इसे हम जो है रोस्टर मेथड भी बोल देते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक है। और इसको एक मेथड और भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए एन बना हुआ इस टाइप का, यानी कि जो मजला ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जो एलिमेंट लगाएंगे कोमा लगा के लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे ये कहलाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे ये लिखा मैंने W 0 1 2 3 डॉट डॉट लगा दिया। तो मजला ब्रैकेट के अंदर जब हम एलिमेंट को कॉमन लगा कर लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ होल नंबर। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेट विल्डर फॉर्म। कौन सा तरीका, सेट विल्डर फॉर्म, विल्डर फॉर्म। तो ये क्या होता है ज़रा देखें, सेट विल्डर फॉर्म को रूल मेथड यानी नियम विधि भी बोल देते हैं, रूल मेथड। तो एक तो रूल मेथड बोल सकते हैं इसको, या सेट विल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो अब ये क्या होता है, इसको हम जो है प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी मेथड बोल दो या रूल मेथड बोल दो या सेट विल्डर फॉर्म बोल दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट के गुण को लिखते हैं और इसे हम ज़्यादातर तब प्रयोग करते हैं जब एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इस रूप का प्रयोग करते हैं। और इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए मान लीजिए सेट ए है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं एक्स, उसके बाद 2 तरह के यहाँ चिन्ह लगते हैं, या तो इसे कोलन बोल देते हैं या एक लाइन खींच सकते हो, इसे कोलन बोलते हैं। और इसे अगर लाइन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं सच डैट। क्या बोलेंगे इसको, जो डॉट लगा है उसको सच डैट, या एक सीधी लाइन खींच दो इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद एक्स का यहाँ पे गुण लिखना। क्या गुण लिखना है, जैसे मान लीजिए एक्स है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक्स की जो वैल्यू 2 के बराबर या उससे बड़ी लेकिन लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे हमने लिख दिया। और x का गुण ये बता रहा है कि x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए जब हम गुण विधि में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे x, फिर कोलन या ये इन दोनों को एक चीज लगाएंगे, फिर यहाँ पे x क्या है, 2 से 6 के बीच में कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6। तो ये हो गया, क्या कहलाती है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना तो कहलाता है ये सेट बिल्डर या रूल मेथड। क्या बोलेंगे इसको, सेट बिल्डर या रूल मेथड।
ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलेंगे इसको? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब तक चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेट मैं बता रहा हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं, आपको पता होगा, फिर भी मेरे साथ आप बोलते रहें, दोहराते रहें, तो आपके जो सेट हैं ये पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहला होता है नल सेट। अब देखिए नल सेट क्या होता है, इसके बारे में पूरा सुनेंगे। नल सेट तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसको हम अवॉइड सेट भी बोलते हैं। तो ए सेट सेट टू बी नल सेट इफ़ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी जो सेट है वो नल सेट कहलाता है अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसे हम दो तरह से डिनोट करते हैं, फाई से, या इसको खाली मजला ब्रैकेट से बोलते हैं, या करली ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं, इसके द्वारा दिखा देते हैं करली ब्रैकेट के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट के द्वारा दिखा देते हैं या फाई से इसको डिनोट करते हैं। तो एक सेट जो है वो कैसा नल सेट होता है अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, यानी पूरी तरह से खाली हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, इसलिए कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब हम कहें कि यूट्यूब पर गणित के चैनल में हिंदी पढ़ाने वालों का समुच्चय बताइए, तो भाई गणित का चैनल है तो इसमें हिंदी पढ़ाने वाले, तो एक तरह से हो गया, एक तरह से नल सेट हो गया, यानी कि जो उसके अंदर कह रहे हैं वो चीज़ उसके अंदर ना हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट या अवॉइड सेट कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा सिंगल टन सेट। सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट। अब देखिए ये क्या होता है सिंगल टन सेट, या इसे बोलते हैं एकल समुच्चय हिंदी में। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम सिंगल टन सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1, तो ये सिंगल टन सेट हो गया। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल टन सेट या एकल समुच्चय। हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय और इंग्लिश में कहेंगे सिंगल टन सेट। इस टाइप का फाई अगर हम बीच में मतलब ब्रैकेट के बीच में रखेंगे तब भी वो सिंगल टन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। अब देखिए नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है फाइनाइट सेट। तो क्या हो सकता है फाइनाइट सेट, तो ए सेट सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल। एक समुच्चय जो है, एक फाइनाइट को बोलते हैं हिंदी में निश्चित समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, निश्चित समुच्चय। तो निश्चित समुच्चय क्या होता है, देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके उसे हम निश्चित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कितने एलिमेंट आप गिन सकते हो आराम से। तो एक ऐसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, यानी 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। नंबर 4 क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब देखो क्या होता है इनफाइनाइट सेट, तो ए सेट सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके, यानी जिसमें आप अवयव गिन नहीं पाओ तो उसे हम जो बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4 और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिया इस तरह से। तो ये जो सेट कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि अगर डॉट डॉट लगा हुआ ये नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो सेट होगा वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे एक मैं कहूँ कि वर्ल्ड में खिलाड़ियों का समुच्चय, तो वर्ल्ड में खिलाड़ियों का समुच्चय यानी वर्ल्ड में खिलाड़ी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये जो सेट है कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। देखिए दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या सेम हो, ठीक है, तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा बी सेट है हमारे पास पी क्यू आर एस। क्या है, पी कोमा क्यू कोमा आर मान लीजिए ये। ठीक है, इसके अंदर जो पहला वाला है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट के लिए हम हमेशा जो है पीछे n लगाते हैं। क्या लगाते हैं एलिमेंट के लिए, n। तो पहले वाले को हम लिखेंगे n a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 3,
और दूसरे वाले में देखिए कितना है एन बी, यानी कि बी के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है 3। तो देखिए एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन संख्या क्या है इनकी समान है, तो इसे हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और इसी को इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट में क्या होगा, एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। देखिए थोड़ा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा सा अंतर है, इसके बाद मैं इक्वल सेट बता रहा हूँ। तो इक्वल सेट क्या होता है, देखिए इक्वल सेट, तो इक्वल सेट अभी मैंने इक्विवेलेंट सेट बताया। तो इक्वल सेट, तो टू सेट सेट टू बी इक्वल सेट इफ़ दे आर सेम एलिमेंट, यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में हो, बी में हो, और बी के सारे जो एलिमेंट हैं वो किस में आ जाए, ए में आ जाए, देन दोनों सेट जो कहलाते हैं वो इक्वल सेट कहलाते हैं। अब देखिए जैसे ए है हमारे पास 1 2 3, और बी है हमारे पास 2 3 1। तो यहाँ पर देखिए क्रम ऑर्डर चेंज करा हुआ लेकिन एलिमेंट क्या सेम है। तो ए के सारे अवयव बी में हैं, बी के सारे अवयव किस में, ए में है, तो इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, एलिमेंट की संख्या सेम होती है, तो इतना अंतर इसमें है। नेक्स्ट है सबसेट। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबसेट, इसमें ज़्यादातर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। तो सबसेट क्या होता है इसको देखिए अच्छे से समझ लीजिए। सबसेट, ए हमारे पास सेट है, दूसरा एक हमारे पास सेट बी सेट है। अगर ए के सारे अवयव बी में हो, ए के सारे अवयव किस में हो, बी में हो, तो उसे हम बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए एक सेट है हमारे पास, बी एक दूसरा सेट है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं तो उसे हम सबसेट बोलते हैं। जैसे किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट होंगे और उसमें उस स्कूल में कोई एक क्लास होगी, तो हम कहें कि क्लास जो फर्स्ट ईयर है, यानी फर्स्ट ईयर जो क्लास है उस स्कूल की, वो किसके अंदर होगी, कॉलेज में होगी। तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे जो होंगे उस फर्स्ट ईयर ए के जो सारे बच्चे होंगे उस कॉलेज में होंगे, तो ये कहलाता है। यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में हो, इसके सारे अवयव किस में पहुंच जाए, बी में पहुंच जाए। बी में ज़्यादा भी हो सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सबसेट। पढ़ते कैसे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए उप समुच्चय है बी का। अब नेक्स्ट है प्रॉपर सेट। इसी में एक होता है प्रॉपर सेट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर सेट, अब ये क्या होता है, देखिए ए हमारे पास सेट है, बी एक दूसरा सेट है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक है, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो हम इसे कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे इसको, ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास 1 2 1 3 2 और 4, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे हम बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना हो, तो उसे हम कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। या इसको दूसरी तरह से हम ऐसा ही पढ़ते हैं, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, या बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, या ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो दो तरीके से इसको बोला जाता है, ए इज ए प्रॉपर, से बोलेंगे ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए, और इसको बोलेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। हिंदी में बोलते हैं ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, और इसे बोलेंगे बी जो है ए का अधि उपसमुच्चय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रॉपर सेट, किसी भी सेट में, अब आपको यहाँ पे एक बहुत काम की बात आपको बता रहे हैं कि किसी भी सेट में जो प्रॉपर सेट की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n-2 होती है। आपको बता दें इससे पहले जो प्रॉपर सेट की संख्या थी 2 की पावर n-1 मानी जाती थी, लेकिन अब जो प्रॉपर सेट की संख्या 2 की पावर n-2 आती है। एनसीईआरटी का पैनल उसमें बैठा था, तो उसने ये डिसाइड किया कि किसी भी सेट की में जो प्रॉपर सेट की जो संख्या होगी वो 2 की पावर n-2 होगी। अब होता क्या, किसी भी समुच्चय के जो सबसेट होते हैं उनका जो समुच्चय होता है, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके जो सबसेट होंगे, ठीक है, तो अब इसके जो सबसेट होंगे उसमें सबसेट होंगे क्या होंगे, 1 होगा और एक 2 हो जाएगा, 2, और उसके बाद 1, 2 और फिर होगा 5। तो इस प्रॉपर सेट में क्या है, एक तो सेल्फ और 5 को शामिल नहीं करते। किसे, सेल्फ को और 5 को, दो माइनस कर, इसलिए 2 इसमें माइनस हो जाता है। तो किसी भी सेट के जो प्रॉपर सेट होता है उसमें जो अवयव की संख्या होती है वो 2 की पावर n-2 होती है। पहले क्या होती थी, 2 की पावर n-1, अब ये खत्म हो गया। अब क्या है, 2 की पावर n-2। तो किसी भी सेट में प्रॉपर सेट की संख्या 2 की पावर n-2। यहाँ हम आपको ये बता देते हैं कि सबसेट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास सेट है
1 और 2। अब हमें इसके सबसेट निकालने हैं, तो जो सबसेट होंगे इसके, तो सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा 1, दूसरा होगा 2, और तीसरा हो जाएगा 1, 2, और चौथा हो जाएगा 5। तो ये जो कहलाते हैं इसके सबसेट कहलाते हैं, क्या कराएंगे, ए के सबसेट। ठीक है, और इसमें 1, 2 और 5 को निकाल दें तो ये जो बचेंगे शेष वो कहलाएंगे ए के प्रॉपर सेट। ठीक है, ए के प्रॉपर सेट क्या होंगे, 1 और 2, और जबकि ए के सबसेट क्या, 1, ये 4 जो होंगे सबसेट होंगे, और किसी भी सेट में सबसेट की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है, और प्रॉपर सेट में जो संख्या होती है 2 की पावर n-2 होती है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। तो किसी भी सेट में सबसेट की संख्या 2 की पावर n और प्रॉपर सेट की संख्या 2 की पावर n-2। यहीं से एक डेफिनेशन बनती है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, देखिए किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय पावर सेट कहलाता है, यानी किसी भी सेट के सब सेट का सेट। तो इस पर हम मजला ब्रैकेट लगा दें बाहर बड़ा सा, ये वाला हमने बाहर मजला ब्रैकेट लगा दिया बाहर ये वाला। ठीक है, तो किसी भी सेट के सब सेट, किसी भी सेट के सब सेट का जो समुच्चय होगा ये वाला, वो कहलाएगा प्रॉपर पावर सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय सेट क्या कहलाता है, घात समुच्चय। हिंदी में बोलते हैं इसको घात समुच्चय, और इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। तो किसी भी सेट के सब सेट का किसी भी सेट के सब सेट का सेट जो कहलाता है पावर सेट कहलाता है, और इसको हम लिखते हैं पी ए, पावर सेट ऑफ ए। पढ़ते कैसे हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ, ये जो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे हम, पी ए। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। इसके बाद होता है एक यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। क्या बोलते हैं हिंदी में, समष्टीय समुच्चय। अब ये क्या होता है, तो देखिए ये बता दें हम आपको समष्टि समुच्चय क्या होता है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के सारे एलिमेंट उपस्थित हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यानी इसके अंदर जो दिए गए समुच्चय हैं, सेट हैं, उन सब के एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो उसे हम जो है यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे लिखा। तो एक सेट हमने मान लिया यहाँ पे, देखिए क्या है 1, 2, और जो दूसरा सेट है बी वो 2, 3, और इस तरह से देखो ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं और एक्स्ट्रा भी हैं, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट अवयव उपस्थित हों, उसे हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या, ए सेट, मैं डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। तो कहने का मतलब सीधी भाषा में ये है कि ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे एलिमेंट उपस्थित हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय कहते हैं, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया टाइप ऑफ सेट। अब आगे वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट। तो वेन डायग्राम से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूनियन है, ए यूनियन बी है, तो यूनियन बी का मतलब होता है ए बी के सारे अवयव आ जाएं लेकिन कोई रिपीट ना हो, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए बी के कॉमन। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, ए माइनस बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी में सारे एलिमेंट आ जाएं लेकिन कोई रिपीट ना हो, तो उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, और बी हमारे पास दूसरा है, इसके अंदर है 3, 4। अब मैं कहूँ कि इनका यूनियन बताओ, तो यूनियन में क्या है, सब आ जाएंगे 1, 2, 3। ठीक है, इंटरसेक्शन बताओ, तो इंटरसेक्शन क्या होंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2। और ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, एक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक, और ये आ गया। तो यूनियन क्या होगा, 1, 2, 3। अब इसमें जो है 4 भी था इसके अंदर, 4 भी था। क्या था इसके अंदर, 1, 2, 3, 4। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन हो गया। तो जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास, लिखा हमने 1, 2। ठीक है, और बी है हमारे पास
2 3, चलो 4 ले लिया। अब हम कहें इसका यूनियन बताओ, तो यूनियन क्या होगा, ए या बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो इसमें सब लिख दीजिए, 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, सब एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। हम कहें इसका इंटरसेक्शन बताइए, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। तो कॉमन क्या है इसमें दोनों में, देख लीजिए, कॉमन है केवल 2 है। ठीक, अब हम कहें कि इनका अंतर बताइए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए में कौन सा अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, केवल 1 है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो वो कहलाएगा ए माइनस बी, और ए बी में सारे एलिमेंट आ जाए लेकिन कोई रिपीट ना हो वो कहलाएगा यूनियन, और ए बी में जो कॉमन होगा वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। अब इसी को देखिए वेन डायग्राम के द्वारा भी दिखा देते हैं। तो यूनियन को अगर हमें दिखाना है वेन डायग्राम में तो इस तरह दिखाएंगे। वेन डायग्राम को पहले एक जो है आयताकार बॉक्स से दिखाते हैं, और जो सेट होते हैं उनको सर्किल से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान पड़ जाते हैं। तो यूनियन हमें दिखाना है, तो यूनियन का मतलब होगा ए बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा भाग आएगा, ये वाला जो पूरा भाग होगा ये कहलाएगा ए यूनियन बी। यहाँ बनाएंगे यू, ये सेट ए और ये सेट बी। तो ए बी में सारा भाग आ जाएगा लेकिन कोई रिपीट ना होगा। तो वेन डायग्राम के द्वारा हम इसको इस तरह से दिखाएंगे ए यूनियन बी को। अब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए फिर वही है। तो हम 2 सेट, ये एक ये लिया हमने, दूसरा ये लिया, ये ए ये बी और ये। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो भाग जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन भाग कौन सा है, ये वाला। तो ये कहलाता है इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा ए तीसरा था ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी। तो फिर वही रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे, दूसरा सर्किल यहाँ पे बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यू। अब देखिए ए माइनस बी क्या है, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, कौन सा वाला भाग, ये वाला। तो ये जो भाग कहलाएगा क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। ए के वे एलिमेंट जो बी में उपस्थित ना हो, यानी कि ये जो रेड वाला भाग आपको दिख रहा है, तो ये जो कहलाता है ए माइनस बी कहलाता है। इसी तरह मैं कहूँ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो बी माइनस ए कौन सा वाला हो जाएगा, तो बी माइनस ए ये वाला जो ब्लू वाला है, ये वाला भाग हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, इसे वेन डायग्राम। अब देखिए दूसरा होता है एक, पहले मैं इसे बता दूं, ए डैश, इसे बोलते हैं पूरक या कम्प्लीमेंट्री। तो पहले होता क्या, पहले ये समझ लिए, पूरक या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या होता है कम्प्लीमेंट्री, देखिए समष्टि समुच्चय के वे अवयव जो ए में ना हो, ए का पूरक कहलाते हैं। ए का डैश क्या होगा, यू माइनस ए। क्या होगा ए का डैश इज इक्वल टू होगा यू माइनस ए। क्या डेफिनेशन बनेगी, यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो उसे हम कहेंगे ए का पूरक या ए का कम्प्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे इसको, ए का कम्प्लीमेंट्री। यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो उसे हम कहेंगे ए का कम्प्लीमेंट्री या ए का पूरक। अब इसको देखो वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, जैसे ये ए डैश है। ठीक है, अब इसको हमें वेन डायग्राम दिखाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए ये तो हो गया हमारे पास यू, और ये हो गया हमारे पास ए। तो यू का वो भाग जो ए में ना हो, ये ए डैश का मतलब क्या है, यू का वो भाग जो ए में ना हो उसे हम ए का डैश बोलते हैं। तो यू का कौन सा भाग ऐसा है जो ए में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो ये वाला जो भाग है बाहर वाला, ये ए में नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो रेड वाला भाग मैंने दिखाया है, जो रेड वाला भाग है, तो इसे हम कहेंगे रेड वाला भाग। तो रेड वाले भाग को हम क्या कहेंगे, मैं इसे देखिए, ये जो भाग है रेड वाला, इसे हम कहेंगे, इसको जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ए यू माइनस ए। यानी कि यू का वो वाली भाग, यू का वो भाग जो ए में ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, यू माइनस ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बता देते हैं वेन डायग्राम ऑपरेशन, ये तो हमें बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है आगे, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सेट से कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए, इनको मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। तो ये एलजेब्रा के रूल्स हैं। तो जैसे ये देखिए, ए यूनियन बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर ए का ए से यूनियन लोगे तो वो जो ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ठीक है, और इंटरसेक्शन लोगे तो वो तो भी ए के इक्वल होता है। यानी किसी सेट ए का और ए के साथ यूनियन लेंगे तो भी ए होगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो भी ए रहेगा।
ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इन्हें आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। फिर आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, इसे कोमोटेटिव लॉ, एक है एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमोर्गन्स लॉ। ये डिमोर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का बार ए डैश बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का बार, देखिए उल्टा है, यहाँ पर ध्यान देना, यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन है, तो ये डिमोर्गन्स लॉ है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब देखिए ये भी ये जो रूल्स हैं, ये पहले थे कुछ रूल्स और कुछ यहाँ पर हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर, बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर। आप वीडियो को पहुँच करके इनको अच्छे से प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ज़रूरत पड़ती है। ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट, और ए का ए डैश पूरक से हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो होता है फाइव के इक्वल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, अब यह इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के लिए हैं, अगर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इससे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन निकालेंगे। एन यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा, कब हो जाएगा, और ए बी आर डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट असंयुक्त समुच्चय, तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना हो। अगर उसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो इसका जो इंटरसेक्शन वाला भाग होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी, और एन ए माइनस बी ये है, तो ये एन ए माइनस बी यहाँ से आप इसको निकालना है, एन ए माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस बी प्लस ये इसी से हम कॉरस्पॉन्डिंग कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये 3 वाला है, एन यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सब फॉर्मूले को याद कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर ये इसके लिए 3 वाले के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री 1 एलिमेंट सेट ए बी सी, एक ये है। आप इनको जो है रूल्स को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, ये सब काम के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रूल्स, तो ये तो हाँ ये आ गया, दोबारा आ गया ये 11, हाँ ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये हम तुम्हें बताते हैं पूरी तरह से अच्छे से। देखिए एक एलिमेंट ए हो, दूसरा एलिमेंट बी हो, अगर हम उसको इस तरह से लिखें ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी, या इस तरह से लिखें बी कोमा ए, तो जो लिखे जाने वाला प्रत्येक क्रम होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये ए कोमा बी नॉट इज इक्वल टू बी कोमा ए होता है, यानी ए कोमा बी कोमा ए के बराबर नहीं होता है। अगर एक एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है, अगर हम इनको इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखें ए कोमा बी के रूप में लिखें, तो ये जो लिखने का तरीका है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और जब हम 2 सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है 2 एलिमेंट ए एंड बी listed in a particular order is called ordered pair and is denoted by a comma b. A is the first element and B is the second element। जो A कहलाता है वो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है और V का कहलाता है सेकंड एलिमेंट। या ऐसे कहें कि A जो होता है वो भुज और ये कोटि। ठीक है, तो एक एलिमेंट A दूसरा एलिमेंट B, अगर हम उसको कैसे लिखें A कोमा B के रूप में लिखें तो लिखे जाने वाला ये तरीका कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। और A कोमा B होता है नॉट इज इक्वल टू B कोमा A। और ये इक्वल तभी होगा, अगर ये इक्वल तभी होगा जैसे मान लीजिए A कोमा B बराबर सी कोमा डी, तो ये तभी हो सकता है इक्वल जब पहले एलिमेंट जो एलिमेंट है वो कैसे हो, सेम हो। अगर सेम है इनके एलिमेंट तब तो ये इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। तो 2 सेट की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। जैसे मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए 1,2 और एक दूसरा सेट ले लीजिए बी, इस एलिमेंट ले लिया मैंने 2,3। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो कहलाता है 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 की 2 से करेंगे और लिखने का तरीका है 1,2, यानी 1,2 बीच में कोमा लगाएंगे और छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी और इसके जो एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। दूसरा वाला क्या आएगा 2,3 1,3। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 2,2। और इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो उतनी ही होती है जितनी इनके प्रोडक्ट की होती है। जैसे
देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4। तो कैसे मल्टीप्लाई करनी है, तो हम आपको बता दें। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 1 की इससे करनी 2 से, फिर 1 की 3 से करनी, यानी 1,2 और 1,3। ठीक है, फिर इस 2 की इससे भी करनी है और इससे भी, यानी 2,2 और 2,3। तो इस तरह का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है सब बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो और ये तो हमने हाँ बता दिया। अब ये है रिलेशन। देखिए ये इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट अच्छे से समझ नहीं होगी, थ्योरी से क्लियर नहीं होगी, तब तक इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन करने के लिए जो जितनी भी मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको पक्के होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो रिलेशन क्या होता है ज़रा समझेंगे। जब दो वस्तुएँ किसी नियम से जुड़ी होती हैं तो उस नियम को हम रिलेशन, when two object connect with any rule then rule said to be relation। जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी होती हैं तो उस नियम को ही हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। जब दो वस्तुएं, पहले तो बेसिक सिंपल डेफिनेशन, जब दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी होती हैं तो उस नियम को क्या बोलते हैं हम रिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं संबंध। ठीक, और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या जरा समझेंगे। ए एक हमारे पास समुच्चय है, बी एक दूसरा समुच्चय है, तब इनके बीच जो संबंध आर होता है वो एक ऐसा समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। दोबारा फिर समझे, एक सेट ए है, दूसरा सेट एक बी है, तब इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। A any set and B and other set, then relation R is a subset of A cross B। A is a non-empty set, B is other non-empty set, then relation R is a subset of A cross B। यानी कि जो रिलेशन होगा A और B में वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। अब देखिए दूसरी चीज़ है इसके अंदर डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड रिलेशन। अब जरा ध्यान समझेंगे। जैसे अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1,2, ठीक है, और बी है हमारे पास 2,3, ठीक, और एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन ऐसा दे रखा 1,2 और रिलेशन दे रखा 2,3। ये हमें रिलेशन दे रखा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना। डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी डोमेन। यानी किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। तो रिलेशन कौन सा है, ये वाला, इसके फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन हो गई वो हो गई 1,2। दोबारा फिर समझे, किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या हो गई यहाँ पर 1,2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर सेट टू बी रेंज। सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन सेट टू बी रेंज। तो रेंज जो कहलाती है, जो रिलेशन बनना है उसके जो सेकंड एलिमेंट होते हैं। सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसकी रेंज कितनी है, 2 और 3। अब देखिए तीसरी चीज़ बचती है कोडोमेन। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट टू बी कोडोमेन। सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट को हम बोलेंगे कोडोमेन। तो यहाँ कोडोमेन क्या है, 2,3। तो आपको बता दें कि जो कोडोमेन होती है वो रेंज जो होती है ऑलवेज सबसेट होती है कोडोमेन की। अब देखिए यहाँ पर रेंज कभी कभी कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और रेंज जो होगी वो कोडोमेन से छोटी भी हो सकती है। यानी कोडोमेन के जो अंदर एलिमेंट है वो रेंज के बराबर या रेंज से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। दोबारा फिर समझें, डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन सेट टू बी डोमेन। सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी रेंज। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट टू बी कोडोमेन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इनवर्स रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास आर जो है रिलेशन है, जैसे 1,2 और 3,4। तो ये क्या कोई रिलेशन है। तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इसका इनवर्स रिलेशन का मतलब ये ऑर्डर इसमें चेंज कर दे तो वो जो कहलाता है इसका इनवर्स रिलेशन कहलाता है। यानी कि 2,1 और 4,3। तो दिस इज़ नोन एज इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, जो इसके ऑर्डर्ड पेयर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी पलट जाता है, तो वो पहले वाले का इनवर्स रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आर कोई क्या रिलेशन है, अगर हम इसके जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो वो जो इंटरचेंज करने के बाद जो नया रिलेशन बनता है वो कहलाता है इनवर्स रिलेशन। तो इसमें बस क्या करना, डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है, तो वो जो कहलाता है इसका इनवर्स रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
टाइप ऑफ रिलेशन, देखिए कई टाइप के रिलेशन होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझे, तभी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। जब तक ये थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले है वर्ड रिलेशन। तो ये ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी रिलेशन में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? वॉइड रिलेशन, VOID, वॉइड रिलेशन, यानी कि जिसमें एक भी रिलेशन ना हो। जैसे क्या हो रिलेशन, कैसा हो? 5। अगर किसी रिलेशन में एक भी कोई भी रिलेशन नहीं बनना, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है लेकिन इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे वॉइड रिलेशन, यानी कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। नंबर 2 क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, आप देखो ये क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अब देखिए ए हमारे पास सेट है, एक बी दूसरा सेट है, और अगर आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, यानी कि इनका जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, तो हम इस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दोबारा फिर समझिए, ए हमारे पास एक रिलेशन है, बी एक दूसरा रिलेशन है। अगर ए और बी के बीच जो रिलेशन है वो आर के इक्वल हो जाए तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। तो फंक्शन क्या है? ए सेट ए एंड दूसरा सेट बी है, तब इनके बीच जो रिलेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अगर इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट वो कैसे हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, अगर सेट इसका जो रिलेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। अगर उस रिलेशन के जो पहले एलिमेंट हो वो कैसे हो? डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन बनने है 1,2 और 2,3, तो यहाँ पर देखिए जो पहले एलिमेंट है वो कैसे हैं? डिफरेंट है, ये वाले डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है? फंक्शन है। दूसरी डेफिनेशंस क्या है? देखिए, अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट ए के सेट बी में अगर यूनिक इमेज बनती है, कैसी? यूनिक इमेज, यानी केवल एक ही इमेज बनती है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की, वाई में अगर यूनिक इमेज बनती है तो उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर हम बाइट्स के समांतर कोई लाइन खींचें और वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर काटें तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटता है तो इसका मतलब वो जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए ये वाला जो है वो फंक्शन नहीं है और ये कैसा? फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पर काट रहा है और यहाँ पे 2 पॉइंट पर काट रहा है। एक डेफिनेशन ये भी है कि x के वे मान जिसके लिए f(x) का जो मान है वो निश्चित और परिभाषित प्राप्त होता है, तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। x की वे वैल्यू जिसके लिए f(x) की निश्चित डेफिनेट वैल्यू प्राप्त हो तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शंस कहेंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन। मेनली टाइप ऑफ फंक्शन में क्या केवल 4 प्रकार के फंक्शन होते हैं, उन्हीं से मिलके और भी बहुत सारे फंक्शन बन जाते हैं। तो मेनली आपको 4 प्रकार के फंक्शन को लर्न करना, समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन। इसको हिंदी बोलते हैं एकैकी फंक्शन। क्या बोलते हैं? एकैकी, वन वन फंक्शन। तो इसको हिंदी बोलते हैं एकैकी फलन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। अगर x के प्रत्येक एलिमेंट की y में अगर अलग अलग इमेज बनती है, x के प्रत्येक एलिमेंट की y में अगर अलग अलग इमेज बनती है तो उसे हम वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग कहते हैं। तो ए फंक्शन is to be said to be one one mapping if all element of set A have different image in set B। यानी कि सेट जो पहला वाला सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की बाई में अलग अलग इमेज बनती है तो उसे हम वन वन फंक्शन या एकैकी फंक्शन कहते हैं। और इसे प्रूफ करने के लिए करना पड़ता है
हम दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलेंगे और अगर हम किसी प्रकार से उन एलिमेंट को बराबर प्रूफ कर दें तो वो कहलाता है 1 1। दोबारा फिर समझें, इमेज बराबर लेके चलें और एलिमेंट बराबर आ जाएं तो वो कहलाता है 1 1 मैपिंग, या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं। हम इमेज बराबर लेके ना चलें और एलिमेंट भी बराबर ना आए तो वो फंक्शन कहलाता है 1 1। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ये एक्स मान लीजिए या ए भी मान सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की, एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की वाई में केवल एक इमेज बने तो उसे हम मैनी वन मैपिंग कहते हैं। ये इस टाइप का होता है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स के स्थान पे यहाँ पे आप -1 रखोगे तो 16 का तब भी बनाएगा, +1 रखोगे तो 16 का तब भी बनाएगा। एक्स के स्थान पे यहाँ पर अगर -1 रखते हैं तो भी बनाएगा 16 के, +1 रखोगे तो भी आएगा। तो यानी कि एक्स के दो या दो से अधिक की वाई में केवल एक ही इमेज बनती है तो हम उसे बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। क्या बोलेंगे? मैनी वन मैपिंग। तो क्या होगा मैनी वन मैपिंग? एक्स के दो या दो से अधिक, एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की अगर वाई में एक ही इमेज बनती है तो उसे हम मैनी वन मैपिंग कहते हैं। अब देखिए दूसरा है नेक्स्ट इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। क्या बोलते हैं इसको? अंतःक्षेपी फलन, या इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। देखिए क्या होता है, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, इसे मान लीजिए एक्स और ये मान लीजिए वाई, इसको ए बी भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर मान लीजिए है एक्स वाई जेड और यहाँ पे आपका 1 2 3 और यहाँ ले लिया 4। अब ज़रा ध्यान समझना, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, देखिए 3 जो है यहाँ पे, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही हो तो उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है। तो वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स के जो एलिमेंट होती है उसकी जो इमेज होती है वो सबसेट होती है, प्रॉपर सेट होती है एफ एक्स इसके वाई के। ये होता है एक्स की इमेज और ये होता है वाई, यानी इसके कोडोमेन की जो क्या होगी, प्रॉपर सेट होगी। दोबारा फिर समझें, वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, जैसे यहाँ पे 3 देखिए किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनना है तो इसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। और मैथमेटिकली कंडीशन क्या है इसकी कि एफ एक्स इज ए प्रॉपर सेट ऑफ वाई, यानी एक्स के एलिमेंट की जो इमेज होगी वो कोडोमेन का प्रॉपर सेट होगी, यानी कि वाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एफ एक्स में नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन इसे बोलते हैं आच्छादक फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को? आच्छादक फलन। अब क्या होता है ज़रा समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये y और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 और ये 2 3 4। देखिए y का प्रत्येक एलिमेंट, दोबारा फिर समझेंगे, y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। दोबारा फिर समझेंगे, y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो अब एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए 4 मुख्य हैं। सबसे पहले मैंने बताया था 1 1 मैपिंग। क्या था कि x के प्रत्येक एलिमेंट की और y में अगर अलग अलग इमेज बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 1 मैपिंग, ठीक है। और x के दो या दो से अधिक की y में केवल एक इमेज बन जाती है तो उसे हम बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो तो उसे हम बोलते हैं इनटू मैपिंग। y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो हम उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो क्या बताइए, सबसे नंबर 1 x के प्रत्येक एलिमेंट की y में अलग अलग इमेज बनती है तो 1 1 मैपिंग। नंबर 2, x के दो या दो से अधिक एलिमेंट की y में एक इमेज बनती है तो मैनी वन मैपिंग। y का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो x के किसी भी अवयव की इमेज ना हो तो उसे बोलते हैं इनटू मैपिंग। y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। तो देखिए 1 1 के लिए क्या बताया था हमने? इमेज बराबर लेके चलनी है और एलिमेंट बराबर आ जाने चाहिए। और मैनी वन के लिए क्या करना?
ऐसा एलिमेंट रखना है एक्स के स्थान पे और उसमें सोल्व के दो वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। और इनटू के लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर सेट होना चाहिए बाई के। और ऑन टू के लिए एफ एक्स जो है इक्वल होना चाहिए बाई के, यानी एक्स के एलिमेंट की इमेज वो कोडोमेन के इक्वल है तो वो ऑन टू फंक्शन है, और प्रॉपर सेट है तो वो इन टू फंक्शन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसे आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब देखिए इसी से जो है और भी बनते हैं टाइप ऑफ फंक्शन का, मतलब इनको आपस में मिला कर जैसे मैनी वन बन जाए, तो मैनी वन का मतलब जैसे ये वाला है, देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है 1 2 3 और यहाँ पर है एक्स और वाई, तो इसे आप क्या कहोगे, देखिए एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में कैसी बननी है, अलग अलग इमेज बननी है। देखिए इसकी अलग बननी है, अच्छा, नहीं एक दो की एक बन गई। तो यहाँ पर देखिए ये ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू, और ये मैनी वन भी। ऑन टू क्यों है, क्योंकि बाय का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो। बाय का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज अवश्य हो तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू। और यहाँ पे ये मैनी वन भी है, क्योंकि एक्स के दो या दो से अधिक एलिमेंट की बाय में केवल एक इमेज बने तो उसे मैनी वन भी बोलते हैं। तो कैसा हो गया ये मैनी वन और ऑन टू, कौन सा है मैनी वन और ऑन टू, समझ में आ गई। अब देखिए जैसे मैं और बता रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एलिमेंट ले लिए, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये एफ एलिमेंट ले लेते हैं इसके 1 2 3, और ये एक्स वाई जेड और एक यू ले लिया। चलो अब देखिए यहाँ पे इसे क्या कहोगे, इसे वन वन मैपिंग भी कहेंगे, और इसे जो हम यानी कि इसको वन वन भी कहेंगे और इनटू भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वन वन और इनटू। अब देखिए ज़रा ध्यान से, वन वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में बिल्कुल अलग अलग इमेज बन रही है, इसलिए इसे वन वन बोल रहे हैं। इनटू क्यों बोल रहे हैं कि बाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए हम इसको इनटू भी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह से हम और भी बहुत सारे, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो वो कौन कौन से हैं देखिए मैं बता देता हूँ। एक तो है सम स्टैंडर्ड फंक्शन, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। कैसा, कांस्टेंट फंक्शन। देखो ये क्या होता है, ज़रा ध्यान समझना। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है इस टाइप का एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यानी एक्स के स्थान पर हम कोई भी वैल्यू रखें और इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो उस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होता है, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो एक्स की वे वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स का जो वैल्यू हो वो में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वो एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा होता है। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी देखिए कोई फंक्शन आर से आर, ये आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए रियल वैल्यू देने पर अगर रियली वैल्यू निकल के आती है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। यानी कि बिल्कुल सेम वैल्यू निकल कर आए, यहाँ पे जो वैल्यू दो और वही वैल्यू यहाँ पर आए सोल्व के, तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रखो तो 1 ही आया आंसर, 2 रखो तो 2 ही आया, 5 रखो तो 5 आए। ठीक है, तो देखिए ए फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। हेयर डोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, यानी कि डोमेन और रेंज अगर सेम हो तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होंगे, जब डोमेन और रेंज किसी फंक्शन के सेम है तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इस टाइप का जो फंक्शन होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का जो है, जैसे मान लीजिए एक्स कोई फंक्शन है और रेसिप्रोकल फंक्शन से मतलब है कि एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो उसकी व्युत्क्रम वैल्यू एफ एक्स की आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 रखो, जैसे 2 रखा हमने तो 2 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 का व्युत्क्रम। यानी एक्स की वैल्यू रखने पे वाई की जो वैल्यू हो वो उल्टी प्राप्त हो तो उसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। और रेसिप्रोकल फंक्शन में जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, आर माइनस जीरो, यानी कि जीरो को एक्स ये जो होगी आर सॉरी इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो छोड़ के, क्योंकि एक्स के स्थान पर अगर जीरो रख दिया तो फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। और इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, तो ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर इक्वल टू ये, यानी डोमेन और रेंज दोनों ही यही होंगी आर माइनस जीरो। ठीक है, क्योंकि ये वाले फंक्शन नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे,
जो अब देखिए नेक्स्ट है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन से मतलब ये होता है कि जो फंक्शन होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे एफ एक्स प्लस वाई जो होता है, यानी कि दो फंक्शन का जो योग होता है वो उन दोनों के अलग अलग फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये जो कहलाते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इस तरह अगर डिवीजन हो, ऐसो एफ एक्स अपॉन वाई हो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूल्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। या इस टाइप के फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, यानी कि चारों अचर के रूप में फंक्शन हो, तो उन फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल को हम एल्जेब्रिक कह सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होता है देखिए, एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो क्या होता है, एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखिए इस टाइप का जो फंक्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन है उस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और जबकि रेंज होती है वो ऑल पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि माइनस इधर भी होता है इधर भी होता है, लेकिन जो रेंज होती है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है। और यहाँ पे जो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स होता है वो एक्स भी हो सकता है और ये माइनस एक्स भी। तो ये एक्स तब होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल हो जीरो, यानी मोड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी। और ये कब होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर लेस देन जीरो हो तो माइनस एक्स होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो है तो एक्स होगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। और डोमेन जो होगी वो इसकी ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज जो होगी वो क्या होगी, आर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी इस टाइप का जो फंक्शन होगा, इस टाइप का फंक्शन जो कहलाते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक फ्लोर ग्राफ होता है, यानी इस टाइप का ग्राफ बनता है इसका, इस तरह से। तो इसका टाइप ग्राफ है वो कैसा बनता है, फ्लोर टाइप का बनता है। तो इस तरह का जो फंक्शन होते हैं वो फ्लोर फंक्शन इसका बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, तो 3 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। और 3 पॉइंट अगर 99 भी लिखते हैं, 3.99 भी लिखते हैं, तब भी वो 3 रहेगा। एग्जैक्ट जो है 4 पे जाकर चेंज हो जाती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, जो नंबर लाइन होती है, जैसे यहाँ पर नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 और 3, और यहाँ पे -1 -2 और -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब ये है, जैसे हमने लिखा 2.9 लिखा, ठीक है। तो 2.9 कहाँ होगा, लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2.9 जो होगा वो लगभग यहाँ पर होगा। तो उससे जस्ट लेफ्ट वाला जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहाँ लिखा हमने, ये लिखा माइनस का 1.5 लिखा, तो माइनस का 1.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसका लेफ्ट वाला जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया इसका, -2। ऐसे ही हमने लिखा माइनस का 2.7 लिखा, तो माइनस का 2.7 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, -3, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर दे रखा उसे जस्ट लेफ्ट वाला जो कहलाता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। और इसको हम दिखाने का तरीका है, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो फ्लोर फंक्शन होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, ठीक। इधर जाते हैं तो इस तरह बन जाता है, इस तरह फ्लोर फंक्शन इसका बनता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, e की पावर x या a की पावर x, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और इनका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, एक इस तरह से ऐसे होगा या इस टाइप का होगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो ग्राफ होता है इस तरह बढ़ती हुई रेखा होता है, यानी इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो
जीरो टू इन्फिनिटी ऊपर की ओर, यानी नीचे नीचे नहीं आती, जीरो टू इन्फिनिटी यानी वो पॉजिटिव में ही रहती है, ठीक है, निगेटिव में नहीं होती। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होगी वो क्या होगी, आर पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर की ओर निगेटिव में नहीं जाती है। दूसरा है लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। तो देखो क्या होता है लोगरिथमिक फंक्शन, तो जो लॉग के टाइप के होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं लोगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। इनकी जो डोमेन होती है वो डोमेन क्या होती है, क्योंकि एक्स कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो इसकी जो डोमेन होती है ऑलवेज आर पॉजिटिव होती है, और जो रेंज होती है वो हमेशा एक रियल नंबर होती है। यानी कि 16 का तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पर हम कभी भी निगेटिव नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होता है लोगरिथमिक वाले फंक्शन का, वो इस टाइप का होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होती है, इसकी जो रेंज होती है, डोमेन जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और रेंज कैसी भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो वे फंक्शन जो साइन कोस के रूप में होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, जैसे साइन है, साइन का जो ग्राफ है तो वो साइन का ग्राफ इस तरह से हो जाता है, मूल बिंदु से होता हुआ। कोस का जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से यहाँ से ऐसे होता हुआ जाएगा, ये कोस का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। और जो इसमें कोस का ग्राफ जो होता है, सेक का ये इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ से इधर उल्टा, ये सेक का ग्राफ हो जाएगा। और जो साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ होगा वो साइन वाले का उल्टा हो जाएगा। साइन वाला कौन सा, ये वाला, अच्छा कोस वाला ये था, तो कोस वाले का ये हो जाएगा, ये कोस का हो जाएगा, साइन वाले का कौन सा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर हो जाते हैं। और जो टेन का ग्राफ होता है वो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी इस तरह का ग्राफ जो है टेन का होता है। और कोड वाला जो होता है उसका ये इस टाइप का होता है, क्योंकि कोड जीरो की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, इसलिए ये इस टाइप का होता है। तो दोबारा फिर समझें, मैं एक बार और बता दूं, जो साइन का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस तरह से लहराता हुआ मूल बिंदु से होता जाता है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से होता हुआ जाता है साइन का ग्राफ, किसका, साइन एक्स का, ठीक है। और कोस का ग्राफ क्या होता है, मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर जाता है ऐसे पे, क्योंकि कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो एक होती है। और इसका जो ग्राफ होता है कोसेक का, वो साइन का उल्टा होता है। साइन का ग्राफ कौन सा, ये वाला देखिए, ये साइन का ग्राफ है। अब जो अगर हमें कोसेक का लिखना है तो कोसेक का क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि यहाँ से टूट जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, जहाँ जोड़ होते हैं उससे ऊपर को टर्न कर जाता है। तो ये जो ग्राफ हो जाता है किसका, कोसेक एक्स का हो जाता है, ये इस तरह से, ये कहलाता है कोसेक का ग्राफ। सेक का ग्राफ क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस का देखिए, इसकी मैंने पूरी वीडियो डिटेल से दे रखी है, अगर आपको और डिटेल से चाहिए तो कॉर्नर में आई बटन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी इस वीडियो पढ़ी है वो देख सकती हैं। अब कोसेक का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसका जो सेक का बनते हैं, तो सेक के लिए क्या करते हैं, इसको जैसे कोस का ये हला है, तो इसमें जो सेक का होगा वो यहाँ से टूट के ऊपर चले जाएगा, जो किनारे होते हैं इनसे ऊपर, ये सेक का कहलाता है ग्राफ, इस तरह का, ठीक है। अब टेन का ये भी मैंने बताया था, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ये पाई/2, ये -π/2, इस टाइप का होता है। ऐसे आगे भी जाएगा, ऐसे इधर, ये टेन का हो गया। कोट का क्या होता है, कोट में क्या होता है, जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और 90 की यहाँ से ये ऐसे, तो ये हो गया इस टाइप का होगा कोट का। मैं दोबारा बना देता हूँ, कोट जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो ऐसे होगा इसका कोट का, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, और ये पाई की वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट हो जाएगी, -π की। 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोट 90 की वैल्यू जो टेन जीरो की होती है, यानी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये कोट का ग्राफ कहलाता है, ऐसे करके। अब यहाँ पे मैं कुछ इनके स्टैंडर्ड हैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये आपको याद रहनी चाहिए टेबल, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे मैं समझा देता हूँ थोड़ा, जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स वाला जो फंक्शन है, डोमेन क्या, रियल नंबर, और रेंज क्या है इसकी, -1 से +1। कोस का देखिए फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर और रेंज इसकी ये है। इस तरह टेन का जो फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, लेकिन ये चीज़ छोड़ के 2n + 1, और इसकी रेंज ये।
और जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं, देखिए जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाती है इन्वर्स फंक्शन में। तो इसकी रेंज -1 से +1 है, तो ये देखिए ये डोमेन बन गई, उल्टा हो जाता है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो इस पर निर्भर करती है। इसकी मिनिमम वैल्यू रख दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे तो रेंज बन जाएगी। तो ये टेबल हमें याद रहनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए, याद भी रहना चाहिए। तो ये टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए। ये कॉस के फंक्शन है, उनकी डोमेन रेंज है, ये इन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं। पहले साइन कॉस है, फिर इसका इन्वर्स है। तो बस क्या होता है, वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट कंजिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट ईच। हमें ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे अगर उसके अंदर जो है नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे अगर उसके अंदर n एलिमेंट है। तो आपको बता दें किसी भी सेट के सबसेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n। कितनी होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर n होती है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये कह रहा है नॉन एम्प्टी, तो उसमें एक जो सेट होता है वो एम्प्टी भी होता है, तो इसका मतलब वो हो जाएगी संख्या 2 की पावर n - 1। अब n के स्थान पे आप यहाँ पे 8 रख दीजिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 8 होता है 256 और माइनस का 1 यानी कि 255 इसका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर कितना हुआ इसका? 255। तो 255 यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी टू सेट हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखिए ए और बी, तो ए में जो एलिमेंट है एंड ए में कितने हैं? 5 हैं। और ए या बी टू सेट हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट, और जो बी है उसमें भी जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 है, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 5 है। कॉमन एलिमेंट कितने? 5 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी जो होता है वो इन दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी कि 5 × 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों में इक्वल ही रहेंगे, वो होंगे 5 के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। तो देखिए हम आपको बता दें, जब ए में कितने एलिमेंट हैं एंड ए इज इक्वल टू 3 एलिमेंट हैं और बी में जो एलिमेंट हैं वो कितने? 6 हैं। तो अब यूनियन, तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में दिए गए सेट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं लेकिन कोई रिपीट नहीं होता। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो हो सकते हैं इनके टोटल के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इनमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या उसके बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्या आएगा? 9 and 6 इसका आंसर आ जाएगा। जो टोटल नंबर होंगे इनके टोटल के बराबर होंगे, क्योंकि अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं इन दोनों ए और बी में, तो डिफरेंट अगर एलिमेंट है तो नो एलिमेंट इसमें आएंगे यूनियन में। और अगर इसमें जो है कुछ कॉमन है, यानी ए और बी में अगर कॉमन है तो कम से कम 6 एलिमेंट जरूर इसमें आएंगे। तो इसमें जो आंसर हो गया इसका 9 and 6 हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी हैव 2 and 5 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, वी कैन वी द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि आपके क्यों क्या है, इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5। अब क्या कहा? व्हाट कैन बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? इसमें जो कॉमन होगा वो 2 है, तो मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 2 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने होंगे? अगर इसमें मान लीजिए ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो उस स्थिति में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 2। अगर मान लीजिए इसमें जो है कॉमन जो हो सकते हैं, जो छोटा वाला जो सेट है उसमें जो एलिमेंट होंगे वही बड़े वाले में अगर हैं तो 2 आंसर आएगा, और इसमें एक भी अगर कॉमन नहीं है तो 0 आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप 100 पीपल दे आर 75 who can speak Hindi and 400 can speak English, तो how many can speak Hindi only। देखिए यहाँ पे कुल मिला के 1000 लोग हैं, तो इसको थोड़ा सा बैन डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 पीपल हैं जिसमें 750 जो कैन स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी पढ़ सकते हैं। ये हिंदी का मान लीजिए H, और जो दूसरा वाला है वो इंग्लिश का है। और एक 750 जो कितने पढ़ सकते हैं? हिंदी। तो NH कितना? 750। तो ये जो क्या है? हिंदी पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद
400 कैन स्पीक इंग्लिश, तो एन ई बराबर कितना है 400। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कैन स्पीक, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी ओनली। अब ज़रा ध्यान समझना इसको जो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो हिंदी पढ़ने वाले, ये वाला जो पूरा ये ग्रीन पोर्शन जो है ये तो पूरा हिंदी का है। ठीक है, और जिसमें जो है कुछ जो है इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, ये वाला भाग। अब इसमें केवल हिंदी वाले से मतलब ये है, तो केवल हिंदी वाला इसमें पूछा तो इसका मतलब इतना भाग पूछा है ये केवल हिंदी वाला है। तो इसका मतलब अगर हिंदी वाले में से हम ये कॉमन वाला भाग माइनस कर दें, हिंदी वाले में से कौन सा, इस कॉमन वाला भाग अगर हम माइनस कर दें तो केवल हिंदी वाला भाग हमें मालूम चल जाएगा। और हमें साथ में यूनियन दे रखा है, एंड हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर दे रखा है 100। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम लास्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर यहाँ सॉल्यूशन आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका सॉल्यूशन हम लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे, आप यहाँ पर बस अच्छे से इसको समझते रहिए। तो आप देखिए फॉर्मूला होता है एन एच यूनियन हिंदी इंग्लिश, हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू होता है एन एच प्लस के एन ई माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो अब यहाँ से इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन यहाँ पर दे रखा 100 और यहाँ पर हिंदी वाले हैं 750, उसके बाद माइनस प्लस इंग्लिश वाले हैं, कितने इंग्लिश वाले हैं इसमें 400, तो इंग्लिश वाले हमने 400 लिख दिया। और जो इंटरसेक्शन है उसे हमने मान लिया x। तो आप देखिए हम इसको x को निकालेंगे तो ये 750 और 450 जोड़ें 1150, और 1150 में से 1000 माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 150। यानी कि जो कॉमन हो गया वो कितने हो गए 150 है, कितने यहाँ पर हिंदी में 750। तो 750 में से 150 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 600। यानी कि हिंदी पढ़ने वाले जो हैं वो कितने हैं 600। ठीक है, तो टोटल ये जो है हिंदी के हैं 750, और जो कॉमन आए यहाँ से सोल्व होके x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150। तो 750 में से अगर ये 150 घटा देंगे तो केवल हिंदी वाले आ जाएंगे 600। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लास्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी हैव 4 and 8 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो देखिए ए में जो है एन ए में 4 एलिमेंट हैं और जो बी है बी में 8 एलिमेंट हैं। तब हमें बताना है कि इस क्रॉस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें कि इसके जो क्रॉस में मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो इनके मल्टीप्लाई के कर होते हैं। अगर 4 और 8 की मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 32 तो एलिमेंट होंगे। अगर ए में एन एलिमेंट है, ए में 4 एलिमेंट है, बी में 8 एलिमेंट है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में इनके मल्टीप्लाई के इक्वल एलिमेंट होते हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई ना इससे कम होंगे। तो मल्टीप्लाई में जो एलिमेंट होते हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। मिनिमम भी यही रहेंगे और मैक्सिमम भी यही रहेंगे। तो यहाँ जो आंसर है इसका वो है बी, इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए दे रखा 1,2, बी 2,5। हाँ, इससे पहले हम एक और बता दें कि अगर किसी सेट में कोई सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं मान लीजिए 1 2 3 है, तो उसके सबसेट में जो एलिमेंट होते हैं यानी कि एन ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो इसके सबसेट में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट उसके सबसेट में होते हैं। तो वही अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में एलिमेंट उतने ही होते हैं जितने की सबसेट की संख्या होती है। तो अगर किसी सेट में कितने n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट होंगे 8, तो उसके जो पावर सेट होगा उसमें भी 8 एलिमेंट होंगे। इसी तरह से अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, किसी सेट में कितने n एलिमेंट है, तो उसके जो सबसेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 की पावर n, और जो पावर सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी 2 की पावर n ही होंगे। ठीक है, तो किसी सेट में एलिमेंट n है तो सबसेट में जो एलिमेंट होंगे 2 की पावर n, और उसका जो पावर सेट होगा उसमें जो होंगे एलिमेंट 2 की पावर n होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बता दें, ये मैंने इसलिए बताया कि इसका जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, वो क्वेश्चन यहाँ से मिसिंग हो गया। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर देखिए ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमसे पूछा। तो इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है, 1,2 यानी 1 की 2 से, फिर कॉमन लगाएंगे 1,5
उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2,2, फिर उसके बाद आएगा 2 की 5 से करेंगे 2,5। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे A क्रॉस C, निकालेंगे A क्रॉस C। तो देखिए A क्रॉस C क्या होगा, A की C से करेंगे तो A वाला है, जब हम A की C से करेंगे तो आएगा 1,5, 1,5 कोमा लगाएंगे। उसके बाद 1,7 आएगा। उसके बाद जब 2 से करेंगे तो 2,5 आएगा, और फिर आएगा 2,7। अब देख लीजिए इसमें कॉमन क्या, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉमन इसमें देख लेते हैं कि कॉमन कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन है वो है एक 1,5, दोनों में क्या कॉमन है, 1,5 हो गया। दूसरा कॉमन क्या है, 2,5, ये देखिए 2,5। तो आंसर क्या हुआ 1,5, 2,5, यानी कि इसका ए इसका आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ए दिया 1 2 3 4 आर, ये यहाँ पे एक रिलेशन हमें दे रखा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है। जरा ध्यान समझेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट की सेल्फ इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,1 रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्शन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्शन रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला वाला तो आंसर है नहीं। अब दूसरे वाले सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगर 1,3 है तो 3,1 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलते हैं तीसरे वाले ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव में अगर ए का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 4 से है, तो एक का रिलेशन जो है 4 से इसमें मौजूद होना चाहिए, और जो कि इसमें मौजूद है। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, देखिए ए का रिलेशन कोई बी से हो, बिल्कुल वही रिलेशन बी का सी से हो, अगर उसके अंदर ए का रिलेशन सी से मौजूद है तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और यहाँ ऐसा है 1 का रिलेशन 3 से बन गया, 3 का रिलेशन बन गया 4 से, ठीक है, और उसके बाद 1 का देखिए 4 से ही बनना, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया इसका ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वाला है इफ अ सेट ए रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन देयर आर इनवर्स। देखिए मैंने जो आपको वीडियो दी थी थ्योरी वाली, उसमें मैंने बताया था कि अगर रिलेशन आर है तो इनवर्स रिलेशन भी वही होता है जो रिलेशन आर होता है, यानी ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी आता है, सिमेट्रिक भी आता है, ट्रांजिटिव आता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। तो अगर ए के अंदर जो है वो एक्स और वाई एलिमेंट है तो कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, यानी कि असत्य है। द वर्ड रिलेशन इज 5, जो रिक्त रिलेशन है वो 5 होता है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। वर्ड रिलेशन जो होता है वो 5 होता है। द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है मैक्सिमम रिलेशन, तो इसमें जो रिलेशन होगा ए का ए से अगर हम करेंगे तो एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई, एक्स का वाई से, वाई का एक्स से, बिल्कुल सही है ये भी। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या, प्रत्येक एलिमेंट का सेल्फ इमेज होनी चाहिए, एक्स की एक्स से होनी चाहिए, वाई की वाई से होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है। अब देखिए जो लार्जेस्ट रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लार्जेस्ट रिलेशन में जो है एलिमेंट है वो कम है यूनिवर्सल से, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है लार्जर रिलेशन नहीं है। अगर इसमें एक्स कोमा एक्स वाई कोमा वाई होता तो ये जो रिलेशन है वो लार्जर रिलेशन बन जाता। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता इसी को हम लार्जर रिलेशन भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है मैपिंग एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स स्क्वायर 1 1 ऑन 2। अब देखिए इसमें क्या, अगर हम देखिए एक्स के स्थान पे माइनस रखते हैं तो सोल्व होके आता है 1, ठीक, और एक्स के स्थान पे +1 रखते हैं तो भी सोल्व होके आता है 1। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है मैनी वन, और जो मैनी वन होता है वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए जो हमें दे रखा है रिलेशन एफ आर टू आर दे रखा है, यानी इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर और कोडोमेन है वो भी रियल नंबर। अब जब हम एक्स के प्लेस पे इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, जबकि रियल में नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट की इमेज जो कोडोमेन में नहीं बनेगी, यानी वो हो जाएगा अंतरक्षेपी, यानी कि इनटू मैपिंग, और इनटू मैपिंग हो गया तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है मैनी वन इनटू है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, नीदर 1 1 और नोर ऑन टू, क्योंकि कौन सा वन बन गया, मैनी वन बन गया है, मैनी वन और इनटू, मैनी
1। और कौन सा है, इनटू। इनटू क्यों है, क्योंकि जो दूसरा वाला कोडोमेन है, कोडोमेन में सारे डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि कोडोमेन में निगेटिव वाले भी नंबर हैं, जबकि डोमेन के जो केवल डोमेन से केवल पॉजिटिव ही एलिमेंट इमेज बनाएंगे। डोमेन के वे एलिमेंट जो कोडोमेन में होंगे केवल पॉजिटिव एलिमेंट से ही इमेज बनाएंगे। तो इसका मतलब वो जो हो गया मैनी 1 और इनटू हो गया, तो जो 1 नहीं हो सकता और ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया नीदर 1 और नोर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है ए बी सी डी एंड बी ये है, देन नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी। देखिए आपको बता दें, तो हमने ए क्रॉस बी अगर ए देखा ए बी सी डी, बी है ए कोमा बी, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो देखिए आपको बता दें, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो, देखिए ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 4 एलिमेंट ए में है। ए में कितने, 4, और बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 2। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो 8 होंगे। कितने होंगे एलिमेंट, 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 यानी 8 एलिमेंट होंगे। अब देखिए, अब इसके जो सबसेट होते हैं, जितने भी सबसेट होंगे वो सब रिलेशन कराएंगे, और इसमें जो सबसेट होंगे वो होंगे 2 की पावर 8, ये होंगे 256। लेकिन इसमें एक रिलेशन एम्प्टी भी रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें एक रिलेशन कौन सा होगा, एम्प्टी भी। तो वो उस एम्प्टी रिलेशन को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 256 माइनस 1 यानी कि 255। तो इसका राइट आंसर हो गया 255। वैसे 256 रिलेशन होंगे, लेकिन उसमें एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन भी होगा जो इस रिलेशन में शामिल नहीं होगा, इसलिए जो रिलेशन हो गए वो 255 रिलेशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द रिलेशन 1,2, 1,3, 2,3, 1,0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ऐसा है तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जरा ध्यान समझेंगे। सबसे पहला है आर इज फंक्शन बट नॉट रिलेशन। देखिए रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन तभी होता है जब उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ना हो। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझें, तो रिलेशन तो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन बन सकता है, लेकिन रिलेशन को हम फंक्शन तब कहते हैं जब उसके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर के जो फर्स्ट एलिमेंट 1 और 1 यानी सेम है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो आर इज ए रिलेशन बट नॉट फंक्शन, तो कौन सा, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक जैसे हो गए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4,5, 2,3, 6,2, 1,7, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी डोमेन, यानी किसी भी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो डोमेन में क्या आएंगे, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा, यानी 1 2 4 6। तो 1 2 4 6, देखिए इसमें जो बी पार्ट है उसमें देखिए 1 2 4 6 है। रेंज जो होती है सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी रेंज, यानी किसी भी संबंध का जो सेकेंड अवयव होते हैं वो उसकी रेंज कहलाते हैं। तो रेंज में आएंगे 3 2 5 7, तो 3 2 5 7 देखिए रेंज में है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया बी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर हमें रिलेशन दे रखा है 1,2, 3,4, 2,1, 4,3, 1,1, 3,3, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव तब होगा जितने भी एलिमेंट है सबकी सेल्फ इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 तक एलिमेंट है, तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, वो है इसके अंदर। 2 2 होना चाहिए, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 2,2 डज नॉट बिलोंग दिस सेट, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 इसके अंदर होना चाहिए। चेक करो कि क्या 2,1 इसके अंदर है, 2,1 है, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए 3,4 इसके अंदर, देखिए 3,4 है, तो 4,3 है, वो भी है। अब इसके बाद देखिए 1,1, अरे वाह, ये तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। क्यों गया सिमेट्रिक, क्योंकि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी इसमें मौजूद है, इसलिए जो रिलेशन हो गया वो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव तब होता है जब ए का रिलेशन कैसे हो, बी से, और बी का रिलेशन हो सी से। अगर इसके अंदर ए का रिलेशन सी से मिल जाए तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसी बात की चेकिंग करते हैं। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से, क्या 1,1 है, बिल्कुल है। अब आगे और चेक कर लेते हैं, 3 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन 3 से, क्या 3,3 है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अब देखिए 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन किससे हो गया, 1 से, तो 1,1 इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। 3 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन किससे, 3 से, तो अब इसके अंदर 3,3 भी इसके अंदर रिलेशन है। अब इसमें नेक्स्ट वाला अब देखिए, और इसमें देख लेते हैं। अब देखिए
यहाँ से देखते हैं 4 का रिलेशन 3 से, ठीक है। अब यहाँ देखना 4 का रिलेशन क्या है 3 से, और 3 का रिलेशन किससे है, 3 का रिलेशन है 4 से। आप देखिए 4 का रिलेशन 4 से इसके अंदर मौजूद है क्या, तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 का रिलेशन 4 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो वी कैन से डैट आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि इसका बी इसका राइट आंसर हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। अब इसमें देख लेते हैं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बता दें, देखिए किसी भी ए का फाई से इंटरसेक्शन करते हैं तो ए करेक्ट बताना, यानी कि इसमें जो पहला भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि फाई से जब करेक्ट करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आना चाहिए, यानी पहला वाला इसका आंसर नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और फाई का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई ही आता है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन फाई यूनियन कभी नहीं आ सकता, ए इंटरसेक्शन फाई पूरक भी कभी नहीं आ सकता, यानी इसका जो दूसरा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, दूसरा इसका जो है राइट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, ये इसकी हमें जो क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, log 3x/3 की डोमेन। तो इसकी डोमेन देखिए हम निकालते हैं, ये 19वां क्वेश्चन है, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए डोमेन इसकी निकालनी है, तो डोमेन क्या होती है, डोमेन देखिए साइन वर्स, साइन वर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से +1, यानी साइन वर्स की जो डोमेन है वो मैंने आपको रेंज वाली एक टेबल दी थी, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको अपलोड कराई थी, उपलब्ध कराई थी, तो उसमें बताया था कि साइन वर्स की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, और साइन इनवर्स की जगह यहाँ पर क्या है, log 3x/3। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, इसमें कोशिश देखिए। तो इसमें क्या है, साइन वर्स की रेंज -1 से +1 के बीच में, और साइन वर्स की जगह है यहाँ पे log 3x/3। तो इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। अब ध्यान देना, यहाँ मैं 1 के स्थान पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, log 3 लेस देन इक्वल टू, ऐसी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x/3, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं log 3, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस को मैं उठा के इसके पावर में ले जाता हूँ, तो अगले स्टेप में इस माइनस को मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो ये लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी log 3 की पावर -1, और यहाँ पर आ जाएगा log x/3, और यहाँ पर आ जाएगा log 3। अब देखिए दोनों तीनों साइड से हम log इसको हटा देंगे, तो log को हटाने के बाद जो कंडीशन बनेगी, तो क्या बनेगी, log 3 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -1, यानी 1/9, ये हो जाएगा 1/9, और यहाँ आ जाएगा x/3, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से 3 से हम इसको 1/3 यहाँ पे आएगा, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x < 9। तो वेल आंसर क्या आया इसका, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 से 9, तो इसकी जो डोमेन हो गई 1 से 9, तो 1 से 9 वाला कौन सा आंसर है देख लेते हैं। 1 से 9 में पहला, तो पहला इसका राइट आंसर हो गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इसकी डोमेन हमसे बतानी, तो डोमेन हम जानते हैं log में कभी भी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, x - 1 इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि log में जो वैल्यू होती है वो कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और जो बेस होता है वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 2x - 1 आल्सो ग्रेटर दैन 0। तो अब यहाँ से देखिए x इज ग्रेटर दैन 1 आ जाएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर दैन 1/2। तो यहाँ पे एक और ख़ास बात है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 के इक्वल नहीं होगी, x नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो 1 रखने पर log 0 हो जाएगी, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या हुई इसकी, 1/2 से बड़ी और 1 से बड़ी, तो 1/2 से बड़ा तो इसके अंदर
बड़ा लेना है लेकिन 1 नहीं लेना, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 to इन्फिनिटी, 1 से बड़ी, और या 1/2 से बड़ा। तो 1/2 से के 1/2 से बड़ी, तो 1/2 से बड़ी यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 तो लेना नहीं है, तो 1/2 से बड़ी का मतलब 1/2 को शामिल नहीं करना है। तो 1/2 से बड़ी फिर कितना आएगा? 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसके अंदर चूँकि 1 हमें लेना नहीं है इसलिए 1 to इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, द डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इस फंक्शन की हमसे डोमेन पूछिए। तो डोमेन निकालने के लिए जब अंडर रूट के अंदर और बटे में हो तो वो चीज़ जो होती है वो 0 से बड़ी ले लेते हैं हम, तो उससे निकल के डोमेन आ जाती है। इज ग्रेटर देन क्या होगा? 0। अगर यही चीज़ इंटू में होती तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन और लगाते हैं, लेकिन अब हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल लगा देते हैं तब 0 अपोन में आ गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स आएगा। अब जरा यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए मोड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ पे x की जो देखिए ये जो रिलेशन है तभी वेरीफाई होगा जब x की वैल्यू हम 9 माइनस में रखेंगे। अगर हमने प्लस में रख दिया तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4 है तो इधर भी 4 होगा, 4 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x के स्थान पर अगर हम माइनस रखते हैं, जैसे मान लीजिए -2 रखा तो यहाँ -2 रखेंगे, इधर -2 और मोड के अंदर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस के लिए ये ऑलवेज वेरीफाई होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निगेटिव वाला। कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो इसमें क्या? 0 से -8 से 0, यानी इसका जो आंसर हो गया सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? इसका निगेटिव आंसर, यानी कि दूसरा वाला -∞ to 0 इसका आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए देखिए फिर वही अंडर रूट, देखिए आपके जो इंटू में आ गया ये, तो इंटू में आ गया तो x-1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल 0, और जो दूसरा ब्रैकेट है क्या है? 6 - x आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आया? x ग्रेटर दैन इक्वल 1, यहाँ से आया x, अच्छा ये इधर जाएगा तो x लेस देन इक्वल 6, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और 6 से छोटी, तो x कितना हो गया? ग्रेटर देन 1 लेस देन 6। तो कौन सा आंसर है? 1 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। उनका राइट आंसर हो गया तीसरा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए यहाँ फिर लॉग वाला फंक्शन आ गया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था जब भी लॉग वाला फंक्शन आता है तो इसका जो एक्स, ये जो लॉग में जो वैल्यू होती है कभी भी निगेटिव नहीं होती, यानी 1 - x ग्रेटर देन क्या होगा? 0। तो यहाँ से 1 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन 1 आ गया। अब इसी तरह से जो अंडर रूट वाला है इंटू में है तो वो ग्रेटर देन इक्वल 2 होगा, तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल -2। लेकिन यहाँ पे जो 1 - x है वो कभी भी 0 नहीं होगा। x में 1 - x नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू 0, और 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? -2 से तो बड़ा होगा x का मान, लेकिन क्या होगा? 1 से छोटा होगा, और जिसमें 0 नहीं होगा। क्या होगा? 0 नहीं होगा, यानी x नॉट इज इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? तो इसका जो आंसर बनेगा देखिए ये बनेगा सेट इसका, मैं अपन इसमें अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो इसमें जो होगा -2 तो शामिल करा जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल आ गया है। -2 से लेकर कहाँ तक होगा? क्योंकि इसमें 0 नहीं लेना तो 0 इसमें ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन लगाएंगे, फिर 0 से बड़ा होगा, 0 के लिए फिर ओपन इंटरवल, और इसमें फिर 1 से छोटे होंगे तो फिर 1 के लिए फिर ओपन इंटरवल। तो इसका आंसर कौन सा है? -2 से बड़ा, 0 फिर ओपन इंटरवल, यूनियन 0 ओपन इंटरवल, फिर 1 ओपन इंटरवल, यानी कि इसका जो सेकंड आंसर है वो इसका सेकंड वाला जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए पहले हम इसको y मान लेते हैं। y मान लिया, y इज इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस sin 3x ठीक है। तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस के y sin 3x, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आ जाएगी 2y माइनस 1/y, ये आ गई। ठीक है। अब हमें जो निकालनी y की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं साइन में जो वैल्यू होती है वो मैंने जो टेबल आपको उपलब्ध कराई थी उसमें आपको ने देखा होगा, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है।
2y माइनस वन अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू वाई 1। ठीक है, अब यहाँ से पहला दूसरा बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के वाई लेस देन इक्वल टू 2y माइनस वन, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू वाई। और दूसरा तीसरा बराबर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस वन लेस देन इक्वल टू वाई, तो यहाँ से हो जाएगा ये y ग्रेटर लेस देन इक्वल 1, यानी क्या आ गया 1 से छोटा और 1/3 से x की जो वैल्यू 1 से छोटी है उधर 1/3 से छोटी है। तो इसमें कौन सा है, x की जो वैल्यू 1/3 से बड़ी हो गई, x की y की जो वैल्यू 1/3 से बड़ी हो गई लेकिन 1 से छोटी है। तो क्या आंसर बनेगा इसका 1 ये आ जाएगा इसका आंसर 1/3 और कोमा 1। तो इसमें कौन सा है इसका आंसर, ये देख लेते हैं 1,3 और ये दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स लो एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये बताना कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, इवन है या ओड है या किस टाइप का फंक्शन है। तो आपको बता दें, देखिए इवन ओड पता करने के लिए एक्स के स्थान पर हम माइनस रख देते हैं, तो और एक्स के स्थान पे माइनस रख के इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे तो माइनस, तो ये आएगी कंडीशन लोग माइनस एक्स प्लस, और देखिए यहाँ तो अंडर रूट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर स्क्वायर की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करा हमने, जो एफ एक्स है और इनको जोड़ लिया दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे एफ एक्स प्लस के एफ माइनस एक्स। यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो लोग ये आई कंडीशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के अंडर रूट ये, और दूसरी आ जाएगी प्लस में लोग माइनस के एक्स प्लस अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। अब इनको क्या है, एम गुणा एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब हम एम गुणा एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे। तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे कैंसिल हो जाएगा तो लोग वन आएगा, और लोग वन की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस के एफ माइनस एक्स बराबर 0। तो एफ माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस का एफ एक्स। और जो ये जो कंडीशन होती है ये होती है ओड फंक्शन की। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया कैसा हो गया, ओड फंक्शन। कैसा हो गया, ओड फंक्शन। तो चलिए अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और ध्यान दो, हम इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देते हैं और उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है, जो पहले एक छूट गया था, मैंने आपको बताया था। इफ़ एक्स एन बी द सेट ऑफ एन एलिमेंट वेयर एन एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर देन द कार्डिनल नंबर इट्स पावर सेट। तो आप देखिए किसी भी पावर सेट में जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं वो सब सेट के इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है, किसी सेट में कितने एन एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसमें जो कार्डिनल नंबर होंगे वो सबसेट के इक्वल होंगे। तो यहाँ जो सबसेट है उसमें जो एलिमेंट है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कार्डिनल नंबर जो होंगे वो जितने उसमें सबसेट होंगे, तो सबसेट होंगे उसमें 2 की पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब उसके कार्डिनल नंबर यानी पावर सेट में जो कार्डिनल नंबर होंगे वो भी 2 की पावर n ही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया 2 की पावर n। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए हमने अभी आपसे बात करी थी कि हम आपको सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ से सॉल्यूशंस को नोट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए आप सॉल्यूशन को, आप नोट कर लीजिए इसको, जूम इसका नहीं हो पा रहा है। चलिए तो सॉल्यूशन को आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए। ये 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन ये है, और उसके बाद 18 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर लें। अब देखिए इसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं।
अगर देखिए आपको एफ एक्स बराबर इस तरह से दिया हो और हमें इन्वर्स उसका निकालना है या इन्वर्स की कोई वैल्यू निकालनी है तो किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक और डिटेल दोनों बताऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कैसे हम इसको एकेडमिक में करते हैं और यही आपको कंपटीशन में करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिटेल से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। तो डिटेल से करने के लिए सबसे पहले जिसका भी हमें इन्वर्स निकालना होता है उसको हम बाई के इक्वल मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से x निकाल लेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे f इनवर्स y, ठीक। और इस एफ एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं ऐसे करके और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई करके इस तरह से। इस तरह से हम जो है इसको x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू है ये वाली, तो ये जो x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी इस x के स्थान पर हम रख देंगे f इनवर्स y। x के स्थान पर हमने क्या रख देंगे, f इनवर्स y और बाद में इस y को हम रिप्लेस कर देंगे x में। तो ऐसा करने से इसका जो इनवर्स है वो निकल के आ जाएगा। तो एन y के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, f इनवर्स x, ठीक है। तो x y के स्थान पर हमने क्या करा, यहाँ पर x रख दिया। देखिए ये आ गया f इनवर्स x, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इससे हमें वाली वैल्यू निकालनी है क्या, f इनवर्स 2 की। तो x के प्लेस पे हम ये रख देंगे तो f इनवर्स 2 निकल जाएगा। देखिए x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो जैसे ही हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 4 और 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 7। इसको सोल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 4 हो गए 18 और ये 5 दूनी 10 में 7 के 3 यानी 3 छंग 18। तो आंसर कितना आ गया इसका, 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कितना आंसर आ गया इसका, 6 आ गया। ठीक, अब इसी को अगर शॉर्ट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम सिखाते हैं अब इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड रंग का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो बेल का आइकन भी आएगा, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम सिखाते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, पहले इसका नियम समझ लीजिए और फिर हम इसको बताएंगे कि आंसर आपके पास क्या रखा हुआ है, यही आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो करना क्या होता है तो ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले इनके तो हम कोफिशिएंट चेंज कर देंगे ऐसे करके। देखिए इनको चेंज करना, चिन्ह सहित चेंज करना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या ये आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स। देखिए डायरेक्ट आएगा आंसर। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तो ये वाला 7 उठ के यहाँ जाएगा यानी कि माइनस का 7 एक्स और ये वाला 7 यहाँ पर हो जाएगा यानी कि प्लस के 7। चिन्ह सहित लाना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, चिन्ह सहित। माइनस है तो माइनस का ले जाएंगे और इसमें क्या करना है, बस इनके आपको साइन चेंज करने। इधर क्या करने, साइन चेंज करने इधर। तो साइन का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बस लो जी ये आ गया आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए इससे। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाला लाइन आ जाएगी, माइनस कॉमन लेके बिल्कुल सेम यही आ जाएगा। आप माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से तो ये हो जाएगा, देखिए 7x प्लस 4 और ये 5x माइनस 7। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर ध्यान दें तो ये जो है x और ये जो इनको तो आपस में इंटरचेंज कर लेना और जो ये वाला है इधर वाला, ठीक है, इनके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ ये ध्यान देंगे कि ये इस टाइप का होना चाहिए, यानी कि ये हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, वो px अपॉन qx फॉर्म में। ठीक है, और अगर नीचे नहीं भी दिया है
तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पी एक्स यहाँ पर जरूर होना चाहिए। यानी पी एक्स जो होना चाहिए वो यानी कि रेखीय रूप का होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? पी एक्स रेखीय रूप होना चाहिए। अगर रेखीय रूप है पी एक्स यहाँ पर ऊपर वाला, तो हम इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये निकालना तो फिर यहाँ पर आप वहीं पे x के स्थान पर 2 रख देंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं 2-4 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस में आ जाए। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं इन सभी के इन्वर्स आपको निकालना बता रहा हूँ। तो आप तरीका मैंने आपको बता दिया था, एक बार और ज़रा ध्यान समझेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है हमें? एफ इन्वर्स एक्स। तो सबसे पहले तो ये वाले जो हैं यानी एक्स वाला और जो कांस्टेंट वाला है इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 3। पहली बात समझ में आ गई। इनके साइन चेंज कर देने, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का 5x। लीजिए ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका देखिए ये निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो ये मान लेंगे हम क्या है 0 × x प्लस के 1 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो रूल वही है, इनको इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या इनके साइन चेंज करने, ये प्लस हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे 0 पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, यानी 0 के पीछे माइनस करोगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये आंसर इसका हो गया। ऐसे इस वाला को देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे हमने जो है 0 मान लिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये एफ इनवर्स एक्स। देखिए ज़रा समझिए क्या होगा। यस, तो इनके ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन चेंज होगा। 0 से पहले साइन चेंज करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप करना चाहें कर दीजिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। इसी तरह इसका निकालना देख लीजिए अच्छे से। मैं समझता हूँ ये आपको इन्वर्स निकालना आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अपोन में कुछ नहीं है तो क्या करा था हमने 0 × x प्लस के 1। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए इसको। इस तरह से लिख लेना चाहिए कि ये बन आ जाए सोलो के। तो रूल वही है, तो यहाँ पर जाएगा 1 × x। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, ये यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज कर देंगे -1 हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, नीचे 2 ही रह जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू निकालनी वो निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको निकालना एफ इनवर्स 2 निकालना, तो एक्स के प्लेस पे आप 2 रख दीजिए। कोई भी वैल्यू आप यहाँ से या बार आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी टाइम की बचत हो जाएगी। आप अगर एकेडमिक में भी हैं तब भी आप अपने आंसर को इससे चेक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करिए। देखिए कितना हो गया 14 × 4 = 18 बटे माइनस का 7। तो कितना आंसर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस तरह से इनकी वैल्यू आप निकालेंगे। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। एफ इनवर्स 3 निकाल के दिखाना और यहाँ से निकालना एफ इनवर्स 2 और एफ इनवर्स 5। तो ये वैल्यू आप लिखें और आंसर इनके कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मैं समझता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।